हेलो बच्चों, हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े। तो गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग जो होता है ना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो देखते हैं कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्रूफ किया जाएगा और ये कितना होता है। ओके, तो मान लिया जाए एक अनंत लंबाई का ये सीधा कोई चालक तार है ऐसे। ओके, इस तरह से इस पे आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। इसका मान लिया जाए रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, लैम्डा। देखिए आवेश घनत्व तो तीन प्रकार के होते हैं, एक रेखीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक आयतन आवेश घनत्व। के रेखीय आवेश घनत्व कब हम यूज करते हैं, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो उस समय उसकी एकांक लंबाई में जो आवेश रहता है ना, उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और उसे किससे दिखाते हैं, हम लैम्डा से दिखाते हैं। अच्छा, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक तार है, इस पे हमने आवेश दिया और इसकी पूरी लंबाई पे एक समान रूप से फैल गया, ठीक है। और ये तार यल लंबाई का है और इसको दिया गया आवेश कितना है, मान लो क्यू है। ओके, तो ये यल लंबाई में क्यू आवेश क्या है, वितरित हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो एकांक लंबाई में कितना आवेश आएगा, तो वो आएगा क्यू बाई यल, और यही क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। ऐसे मान लिया जाए ये कोई पृष्ठ है, अब हमने आवेश दिया और इसके संपूर्ण सतह पे ये क्या हो गया, एक समान रूप से फैल गया। जैसे मान लीजिए पतला सा एक चादर है कोई, जिसकी मोटाई जो है वो मान लीजिए उसकी लंबाई की तुलना में क्या है, नगण्य है। तो उसको आवेश देंगे तो उसके संपूर्ण सतह पे आवेश फैलेगा ना। तो उस समय जो आवेश घनत्व हम लेते हैं वो कौन सा आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे मान लिया जाए ए क्षेत्रफल का कोई एक चादर है, ऐसे सीट है, और इसको हमने क्यू आवेश दे दिया, तो अब इस पे क्यू आवेश एक समान रूप से फैल गया, तो यह कहलाएगा इसका पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश रहेगा, देखिए ए क्षेत्रफल में क्यू आवेश है ना, तो एकांक क्षेत्रफल में क्यू बटे ए आवेश हो जाएगा, और यह क्या कहलाएगा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसे किससे दिखाते हैं हम, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, क्यू बाई ए। ओके, ऐसे एक और आवेश घनत्व होता है जिसे हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, कि जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन पे एक समान फैल जाए। इस तरह से वस्तु है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है, इसको हमने आवेश दिया और इसके संपूर्ण आयतन पे आवेश एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया। तो एकांक आयतन में जो आवेश होगा वही क्या कहलाएगा, इसका आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये वी आयतन है और वी आयतन में क्यू आवेश है, तो एकांक आयतन में क्या हो गया, क्यू बटे वी आवेश, और यही क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व। और इसे हम किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। ओके, तो आवेश घनत्व तो तीन प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ओके, रेखीय आवेश घनत्व का यूज कब करते हैं, जब वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण रेखा पर, सरल रेखा पर एक समान रूप से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक तरह से रेखीय आवेश वितरण। और उस समय जो एकांक लंबाई में आवेश होता है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और उसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। और जब एक समान रूप से उसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा तो उस समय पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे हम सिग्मा, जो क्यू बटे ए के बराबर है। और जब उसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित हो जाएगा तो एकांक आयतन में जो आवेश होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व, और उसे हम किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा चालक तार है ना, तो जब सीधा चालक तार है इसको आवेश देंगे तो आवेश इसके संपूर्ण लंबाई पे वितरित होगा ना, तो लंबाई पे वितरित होगा। तो इस समय जो हम घनत्व रखेंगे वो कौन सा घनत्व रखेंगे, रेखीय घनत्व रखेंगे, यही तो रखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि यही ना लंबाई का होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको हम लोग फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा टॉपिक जो है उस पर बात करते हैं। तो मान लिया जाए एक अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा चालक तार है ये। ओके, इसको हमने आवेश दिया और आवेश इसके संपूर्ण लंबाई पे एक समान रूप से फैल गया। इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व वो क्या है, लैम्डा है, और इसके कारण r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए गॉस का प्रमेय हम पढ़ते क्यों हैं, गॉस का प्रमेय हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ही पढ़ते हैं। हमारे पास दो तरीका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, एक तो कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से हम क्या करते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए क्यू आवेश है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर। एक ये तरीका है। लेकिन अगर आवेश एक समान रूप से फैल जाए, वितरित हो जाए कहीं पर, तो फिर उसको तो बिंदु आवेश मानेंगे नहीं। उससे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो हम क्या करेंगे, तो यह तो नियम लगाएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या आ जाता है, गॉस का
प्रमेय। तो यहाँ पे क्या है, आवेश एक समान रूप से वितरित है ना। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो किसका उपयोग करेंगे, गॉस का थ्योरम उपयोग करेंगे, यानी गॉस का प्रमेय। समझ में आया? ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। तो मान लिया जाए इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, हम इस चालक तार को अक्ष मान करके, ठीक है, और इस r दूरी को त्रिज्या लेकर और l लंबाई के एक बेलनाकार गासी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। भाई गॉस का प्रमेय लगाना है तो गासी पृष्ठ मानना पड़ेगा, बिना गासी पृष्ठ माने हुए गॉस का प्रमेय हम नहीं लगा सकते। ओके, तो हमने क्या किया, एक बेलनाकार गासी पृष्ठ की कल्पना कर ली। आपके पास एक बेलनाकार गासी पृष्ठ है। अब इस बेलनाकार गासी पृष्ठ के 3 सतह हैं, एक ऊपर ये सरफेस, इसका नाम रख देते हैं हम, एक ये है S1 और एक S2 और एक S3, 3 सरफेस है। अब 3 सरफेस में देखा है तो ऊपर ये मान लिया जाए S1, ये मान लिया जाए एक बेलन है, ऊपर S1 है, नीचे S2 है और बीच में ये क्या है, S3 है। ओके, S1 और S2 कैसे हैं, फ्लैट है, एकदम सपाट सतह है। भाई बेलन का ये ऊपर S1 और S2 क्या हो जाएगा, सपाट सतह हो जाएगा, और S3 क्या है, इसमें एकदम वक्र पृष्ठ है, यानी कि कर्व सरफेस है ये। ओके, तो हमारे पास ये गॉसी पृष्ठ के 3 सतह हैं, S1, S2 और S3। S1 और S2 सपाट सतह है, जबकि S3 कैसा है, वक्र पृष्ठ है। इस S1, S2 और S3 से बद्ध क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स, यानी कि कह सकते हैं इस गासीय पृष्ठ से बद्ध क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। तो S1, S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पहले निकाल लिया जाए। तो S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो S1 पे हम एक छोटा सा अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश dA मानते हैं। देखिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी होती है, तल के हमेशा लंबवत। तो यहाँ भी क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऐसे तल के लंबवत, इधर dA। भाई फ्लैट सरफेस है तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत ही होगा ना। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश मान लिया जाए dA, तो इसकी दिशा इधर होगा लंबवत, ऐसे वेक्टर dA। ओके, अब ये तार है, तार के कारण विद्युत क्षेत्र, तो भाई ये प्लस आवेश है ना, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे दूर की ओर ही होगा। तो इस पॉइंट पे अगर विद्युत क्षेत्र देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र ऐसे आ गया E, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र E ऐसे आएगा। ओके, तो S1, S2 से बद्ध पहले वैद्युत फ्लक्स हम लिख लेते हैं कि S1 तथा S2 से बद्ध के वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। मान लिया जाए S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या है, φ1, और S2 से बद्ध क्या है, φ2। दोनों का सरफेस बराबर ही तो है, तो दोनों का फ्लक्स क्या हो जाएगा, बराबर। और इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dA। ओके, ये क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, बंद पृष्ठीय समाकलन, क्योंकि भाई बंद सरफेस है ना ये, तो E डॉट क्या लिखेंगे, dA लिखेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, E dA cos 90 डिग्री। यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल का सिंबल हम क्या करेंगे, बना देंगे। ओके, भाई A डॉट B बराबर क्या होता है, AB cos थीटा। तो E डॉट D यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अगर यहाँ से सिद्ध भी होता है कि जो फाई होता है वो क्या होता है, अदिश होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स अदिश है, वो सदिश नहीं है। तो φ1 φ2 बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA। तो E dA cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0, तो यानी कि फ्लक्स क्या आ गया, 0। कहने का मतलब S1 और S2 से जो भी फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब हमारे पास कौन सा सरफेस बचा, एक S3। तो S3 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया जाए। S3 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, देखिए अब S3 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो यहाँ पर भी तो हमें एक छोटा सा अल्पांश dA मानना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा अल्पांश dA मानेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर ऐसे होगा, लंबवत बाहर की ओर dA का डायरेक्शन। अच्छा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी उधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र भी होगा। ओके, तो इससे यानी कि इस छोटे से क्षेत्रफल अल्पांश से पहले वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो मान लिया जाए वो कितना हो जाएगा, d फाई। हम पूरा मान लेते हैं कि S3 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है, φ3 है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट dA यही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E dA cos 0 डिग्री, क्योंकि अब दोनों एक ही दिशा में है तो cos क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो φ3 बराबर क्या आ गया, E dA। ओके, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ से हर पॉइंट की दूरी बराबर होगी ना, जो कर्व सरफेस है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह एक समान होगा, तो इसको कहाँ कर लेंगे, बाहर। अब dA है तो dA का समाकलन हो जाएगा,
तो डीए का समाकलन, तो डीए देखिए एक वक्र पृष्ठ का छोटा सा अल्पांश है ना, तो इसका समाकलन करेंगे तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटू 2πr इंटू यल। ठीक है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr यल। तो फाई 3 कितना आ गया, फाई 3 आ गया आपका ई इंटू 2πr यल। ओके, क्या समझ में आया। अब इस संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो यहां पे लिखते हैं संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। भाई कुल फ्लक्स निकालना है तो हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ लेना पड़ेगा। ओके हाँ, तो क्या होगा, अब संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स मान लो फाई बराबर, तो कितना हो जाएगा फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3। ओके अच्छा, फाई 1 फाई 2 तो 0 है, और ये क्या है फाई 3 बराबर ई इंटू 2πr, तो जोड़ेंगे तो ये कुल मिलाकर कितना आएगा, ई इंटू 2πr इंटू यल। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ओके, तो ये हमारा संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब देखिए, इसी फ्लक्स को निकालने के लिए गॉस ने क्या किया था, अपना एक थ्योरम दिया था, प्रमेय दिया था। इसने बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है उससे घिरे हुए आवेश का यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ओके, तो इसी फ्लक्स को हम क्या निकालेंगे, गॉस के प्रमेय से निकालेंगे। ओके चलिए, तो अब इसके बाद हम यहां लिख देते हैं, तो गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से, चलिए तो गॉस के प्रमेय से देखा जाए तो फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। क्यू क्या है, इससे घिरा हुआ कुल आवेश है, मान लेते हैं इससे घिरा हुआ आवेश क्या है, क्यू है। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे कितनी लंबाई है इसकी, अच्छा यल लंबाई है ना, यल हमने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, ये यल लंबाई का माना गया है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, यल लंबाई है। तो देखा जाए यहाँ पे, तो चूंकि लेमडा बराबर क्या होता है क्यू बटे यल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लेमडा इंटू यल, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्या रख दे लेमडा इंटू यल, तो लेमडा इंटू यल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी एक फ्लक्स आ गया। ये फ्लक्स गॉस के प्रमेय से इसको मान लिया गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अगर देखा जाए, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये दोनों ही तो फ्लक्स हैं भाई, ये गॉस के प्रमेय से और ई डॉट डी ए मेथड से फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि ई इंटू 2πr बराबर लेमडा यल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये यल से यल कट गया, अब बचा क्या यहाँ पे ई बराबर, इसको उठा के इधर भेज देते हैं, हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। ये आया हमारा फार्मूला। ओके, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, तो फार्मूला क्या है हमारा, ई बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। ये होता है कि अनंत लंबाई का कोई अगर आवेशित सीधा चालक तार है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके चलिए देखते हैं, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो अगर ये भी सदिश है तो यहाँ पे सदिश रूप में अगर हमें लिखना होगा तो ये वेक्टर ई बराबर जो है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर तो है ही, साथ साथ यहाँ एक आर कैप लगा देंगे, इसलिए लगा देंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना, वो जिधर यहाँ से ये दूरी आर है ना उसी के अनुदिश रहेगा। ठीक है, उसी के अनुदिश क्या है, ये रहेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, वेक्टर ई बराबर यहाँ पे एक आर कैप यानी यूनिट वेक्टर लगा दिया इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो अब देखा जाए कि अगर कोई अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो कौन सी चीज़ों पर निर्भर। अच्छा एक देखिएगा, इसमें फॉर्मूले में 1/2π एप्सिलॉन नॉट आया है, 1/2π एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, देखिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 पे घाते 9, और इसका मान कितना हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट का 18 × 10 पे घाते 9, उसका दोगुना हो जाएगा। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो किस पे डिपेंड करती है, लेमडा पे, यानी ई प्रोपोर्शनल लेमडा और ई प्रोपोर्शनल 1/r, इन्हीं चीज़ पे निर्भर कर रहा है ना। यानी कि जो आवेशित चालक तार है इसका अगर रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा का मान बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, बढ़ेगा, और दूरी r का मान अगर बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, घटेगा। अच्छा दोनों के बीच अगर ग्राफ की कभी बात कर ली जाए,
ई और लेमडा के बीच का ग्राफ, ई और लेमडा के बीच का ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे सरल रेखा होगा, इस तरह से होगा ना। अच्छा, ई और 1/r के बीच अगर ग्राफ बनाना हो, ई और 1/r, तो देखिए 1/r ना लिख के हम r लिखते हैं, चलिए, तो क्या होगा, r का मान बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, व्युत्क्रम का मान पाती है ना, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे होगा। ओके, तो ग्राफ ऐसा देखिए, r का मान बढ़ रहा है तो ई का मान घट रहा है, तो ग्राफ भी आपको तैयार होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब इस पे बेस्ड क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए जाएं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आधारित क्या है, एक तार के आवेश का जो रेखी घनत्व है ना, वो 2×10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर है। इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लो एक तार है ये, ओके, इस तरह से, और इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व होता है तो लेमडा होता है, तो लेमडा का मान कितना दिया गया है, 2×10⁻⁻6 कूलाम बटे मीटर। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका बेसिक डाटा जो है ना वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो लेमडा इक्वल टू क्या है, 2×10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर। अच्छा, इससे r दूरी पर निकाला जाता है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो r का मान कितना दिया है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है E बराबर 1/2πε0 λ/r, यही फॉर्मूला, इसी पे हम क्या करते हैं, रख देते हैं। देखिए 1/2πε0 का मान कितना हो जाएगा, 18×10⁹, क्योंकि 1/4πε0 का मान होता है 9×10⁹, तो 1/2π है तो उसका डबल हो जाएगा। दिखाते हैं कैसे, देखिए 1/4πε0 बराबर 9×10⁹, इसमें से 2 उठा करके इधर भेज दीजिए, तो 1/2πε0 का मान कितना हो जाएगा, 18×10⁹, यही ना होगा। चलिए, लेमडा का मान दिया गया है कितना, 2×10⁻⁻6 बटे r, दूरी कितना, 4 सेंटीमीटर। भाई दूरी सेंटीमीटर में ना, तो सबसे पहला काम इसे किस में बदल देंगे, हम मीटर में। ओके, तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18, तो E बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 गुणे, अच्छा ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना, तो 9 और 2 11, 11 में 6 गया तो कितना बचा, 10⁻⁵ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम, यही होगा। अच्छा देखिए, इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए, ये फॉर्मूला E बराबर 1/2πε0 λ/r, ठीक ना है, तो 1/2πε0 तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, E, लेमडा और r, यही तीन इसमें क्या है, एक तरह से ज्ञात करने वाले टर्म है। क्वेश्चन अगर जब भी पूछेगा ना, तो 2 का मान दे देगा, चाहे E या लेमडा का मान देकर r का मान पूछे, चाहे लेमडा और r का मान देकर के E का मान पूछे। ओके, या हो सकता है E और r का मान देकर के किसका मान पूछे, लेमडा का। तो इस पे कुल मिला जुला के ये 3 टाइप के क्वेश्चन ही क्या है आपके बनने वाले हैं। चलिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई अनंत रैखिक आवेश है, वो 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है, और इसके रेखिक आवेश घनत्व को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें 2 सेंटीमीटर दूरी दिया गया, r का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना उत्पन्न कर रहा है, तो 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। हमें निकालना क्या है, रेखिक आवेश घनत्व, यानी कि लेमडा का मान निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला तो है ना हमारे पास, E बराबर 1/2πε0 λ/r, इसमें सब कुछ वैल्यू रख करके हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। E का मान यह रखेंगे, 1/2π का मान आपको पता ही है, लेमडा का मान आप रख देंगे भाई लेमडा तो ज्ञात करना है, r का मान यहाँ से आप कितना रखेंगे, 2 सेंटीमीटर, तो सब वैल्यू ज्ञात है। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताइए कि इसका कितना आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, और ईमानदारी से सभी लोग सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके।